मुझे बताइए, कोई भी कश्मीरी मुसलमान क्या वो वादी छोड़ के गया कभी? जब से हमारा पार्टीशन हुआ है तब से हमने अपीजमेंट पॉलिटिक्स ही देखी है। हिंदुइज्म के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब है हम इस्लाम के खिलाफ बात कर रहे हैं। ये नए नए बच्चे जो आए हैं इंडस्ट्री में उनको कुछ पता नहीं है, ऐसे लोगों को हायर करने का सवाल ही नहीं। इसमें आप प्लीज़ यकीन मत करिए, इससे हमारे पर्सनल रिलेशंस ख़राब होंगे। मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये कहा था। इसके बारे में सोचने की कोशिश की लेकिन मुझे कुछ उसका उत्तर मिला नहीं, तो फिर मैंने सोचना छोड़ दिया। फिल्म इंडस्ट्री में जब भी कोई एक्ट्रेस एंट्री लेती है तो ये माना जाता है कि उनके पास 10 से 12 साल हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 15। अगर एक्ट्रेस 10 से 15 साल का सफ़र पूरा कर लेती है तो मान लिया जाता है कि वो सफल है। लेकिन सोचिए, कोई एक्ट्रेस अपने करियर के 50 साल इंडस्ट्री को दे चुकी हो, उसकी सफलता का अंदाज़ा आप या उसका पैमाना क्या लगाएंगे? अगर आपको अब भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। हम बात कर रहे हैं पल्लवी जोशी जी की, जिन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में अपना करियर शुरू किया और जल्द ही दी बंगाल फाइल्स में नज़र आने वाली हैं। पल्लवी जी, थैंक यू हमारे लिए वक्त देने के लिए। और क्या बोलूँ, मतलब 50 साल हो गए हैं। थैंक यू राहुल। हाँ, 50 साल मतलब आंकड़ा तो बहुत बड़ा लगता है, और अगर पीछे मुड़ के देखे तो लगता है अभी तो शुरुआत की थी जी। इस पिछले हफ्ते जो आपने कहा कि अभी शुरुआत की थी और अभी से लेके आज तक के वक्त में कितना कुछ बदला है जो कि आप नोटिस कर पाई हैं? बहुत बदलाव तो बहुत आता है और बदलना चाहिए भी। वक्त के साथ हर चीज़ को बदलना चाहिए। वैसे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बदलाव आया है, टेक्नोलॉजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हैं हम। आज हमें वो सारी चीज़ें, सारे साधन उपलब्ध हैं जिसके लिए पहले हम लोग बहुत स्ट्रगल किया करते थे, जिसमें घंटों समय बर्बाद होता था। वो सारे अब एक चुटकी में एक कंप्यूटर पे आपको मिल जाते हैं। पेपर वर्क काफ़ी बढ़ गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है आप प्री प्लान्ड, वेल प्लान्ड आप सेट पे पहुंचते हैं। और कुछ एक चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो वक्त के साथ साथ और आप एक मशीन की तरह करने लगते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में से सोल भी फिर गायब हो जाता है। तो जैसे आपने कि सोल की बात करी, और मैंने लास्ट वीक की विवेक सर के साथ इंटरव्यू किया था और उन्होंने कहा था कि इस फिल्म में जो आपका किरदार है वो एक आर्टिस्ट होता है, उसके लिए लाइफ डिफाइनिंग कैरेक्टर होता है। वो कैरेक्टर उन्होंने आपसे करवाया है। आप इस कमेंट को कैसे लेना चाहेंगे? ठीक है, वो आपके पति हैं, लेकिन एक डायरेक्टर अगर आपको बोल रहा है ये चीज़ कि ऐसा कमाल का रोल है, तो उसको आप इस कॉम्प्लीमेंट को कैसे लेना चाहेंगे? मैं कॉम्प्लीमेंट को मैं सुन ही नहीं पा रही हूँ जी, क्योंकि मेरे ऊपर इतना ज़्यादा, मैं क्या कहूँ, टेंशन में थी जब विवेक ने मुझे पहले कहा कि ये रोल तुम्हें करना है। एक तो माँ भारती की छवि जी, सबसे पहले तो एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी कि जिसको हम भारत माता कहते हैं, जो हर भारतीय की कल्पना में एक जो माँ है, सबसे पहले क्या मैं वो दिख पाऊंगी? दूसरा, जो उम्र उसकी दिखाई है, उस उम्र तक पहुंचना क्या मेरे लिए संभव होगा? ये समझ पाना कि उस उम्र में जाके क्या क्या हो जाता है आपके दिमाग के साथ, आपके शरीर के साथ, क्या वो सब मैं उस तरह से व्यक्त कर पाऊंगी? तो मैंने पहले मना कर दिया था विवेक को। मैंने कहा कि किसी और एक्ट्रेस को जो शायद उस उम्र के नज़दीक हों, बहुत सीनियर एक्ट्रेसेस हैं हमारे यहाँ, उसको उनमें से किसी को कास्ट कर लेते हैं। तो हमने बहुत सोचा उसके बारे में, लेकिन विवेक के दिमाग में जो छवि थी वो शायद उन्हें नज़र नहीं आ रही थी किसी में। तो फिर वो आके फिर मेरे ही गले में पड़ गया और मैंने बहुत उससे लड़ने की कोशिश करी, लेकिन अंततः मैं ये कह सकती हूँ कि मैं हार गई, और इस हार में बहुत बड़ी जीत भी छुपी है शायद। बहुत सारी कठिनाइयाँ आई। प्रोस्थेटिक्स की मदद लेने की कोशिश की, लेकिन प्रोस्थेटिक्स में शक्ल थोड़ी डरावनी सी लग रही थी, एक्सप्रेशंस छुप रहे थे। जहाँ पे प्रोस्थेटिक अच्छा हुआ वहाँ पे इमोशंस निकल के नहीं आ रहे थे, क्योंकि जब कुछ चिपक जाता है आपके चेहरे पे तो इमोट कैसे करें? तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें थी। उसके बाद फिर हमने डिसाइड किया कि प्रोस्थेटिक नहीं यूज़ करेंगे। तो फिर 100 साल के दिखें कैसे? तो फिर कुछ मेकअप टीम ने, कुछ हमारे कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट ने, कुछ मैंने बॉडी लैंग्वेज के तरीके से, कुछ आवाज़ बदली, कुछ बाल रंगे, कुछ VFX, इस तरह से वो कर आके हमने एक माँ भारती को
बनाया है जी। और इसमें बहुत सारे लोगों की अथक मेहनत है। मैं सिर्फ उसका पूरा श्रेय मैं खुद नहीं लेना चाहती। जी मैम, ये क्वेश्चन मैं आपसे इसलिए पूछना चाहता हूँ क्योंकि आप लंबे टाइम से काम कर रही हैं और कई डायरेक्टर्स के साथ आपने काम किया है, उनमें से एक श्याम बाबू भी थे। तो जब आप श्याम बाबू के साथ काम कर रही थी तब ऐसा बोला जाता था कि वो सरकार के करीब हैं। अब आप विवेक जी के साथ काम कर रही हैं, अब इनके लिए बोला जा रहा है कि ये सरकार के करीब है। ऐसा क्या है आप में कि जिस डायरेक्टर के साथ आप काम करती हैं वो बोल दिया जाता है ये सरकार के करीब है? मैं एक बात बताऊं, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में लाला लैंड की बहुत सारी फिल्में बनती हैं, लव स्टोरीज बनती हैं, कॉमेडी बनती है, माइंडलेस कॉमेडीज बनती हैं, लेकिन जैसे ही वास्तविकता पे फिल्म बनती है सब लोगों को लगने लगता है कि कुछ सरकार से लेना देना तो होगा, जबकि सरकार वास्तविकता से लोगों को दूर भेजना चाहती है। वो चाहती है जितना लोगों को ना दिखे उनके लिए उतना अच्छा है। लेकिन हाँ, तब ये माना जाता था कि वो बहुत वेल कनेक्टेड हैं और अब ऐसा माना जाता है कि विवेक बहुत वेल कनेक्टेड हैं। तो इन दोनों के बीच मेरे ख्याल से लोग मैच्योर हैं काफ़ी ये जानने के लिए कि ये सारी दंत कथाएं हैं और कोई किसी एक व्यक्ति विशेष से क्लोज है या नहीं है उससे उसके काम पे कोई असर नहीं होता। मतलब अगर हमारी मान लीजिए श्याम जी की दोस्ती किसी से हुई भी हो अगर, तब भी उसका उनके काम से क्या लेना देना है। उन्होंने जो फिल्में बनाई वो तो सारी एंटी एस्टैब्लिशमेंट फिल्में थी। हमारी भी फिल्में देखिए एक तरह से एंटी एस्टैब्लिशमेंट फिल्में ही हैं और जब तक आप नहीं होंगे उस तरह के मानसिकता के तो तब तक आप समाज को आईना कैसे दिखाएंगे। तो ये होना बहुत ज़रूरी है और हर आर्टिस्ट को थोड़ा तो मेरे ख्याल से एक रिवोल्ट करना बहुत ज़रूरी होता है अपने काम के ज़रिए। जी मैम, जैसा कि आप लोगों का जब ट्रेलर लॉन्च हुआ उस वक्त एक खबर आई कि ट्रेलर लॉन्च को रोका गया और ट्रेलर लॉन्च नहीं होने दिया और उसके बाद सोशल मीडिया के थ्रू या वैसे हम देखें तो कई सारी धमकियाँ विवेक जी के लिए मिली और उनको एक तरह से रोका जा रहा है। तो एक एक्ट्रेस के तौर पे नहीं, एक फिल्मकार के तौर पे नहीं, लेकिन पर्सनल एक पत्नी के तौर पे जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो पल्लवी जोशी के अंदर क्या चलता है और डर लगता है क्या? मैं सोचती ही नहीं, मैं सुनती ही नहीं और मैं देखती भी नहीं क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे हूँ नहीं तो मेरे ऊपर इन चीज़ों का कोई असर नहीं होता। जी ओके, लेकिन फिर भी एक पत्नी के तौर पे कुछ तो बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं। ओके क्योंकि मैं अगर मेरे ऊपर असर होना अगर शुरू होगा तो मैं अपने पति के पैर खींचूंगी। तो मैं अपने ऊपर असर होने ही नहीं देती इन चीज़ों में। आप उनके लिए फ्री छोड़ते हैं कि जैसा आप जो करना चाहते हैं वो करिए? फ्री छोड़ते हैं मतलब काम तो हम दोनों साथ करते हैं, तो जितनी उनकी फिल्म है उतनी मेरी भी है, जितनी हिम्मत उनको दिखानी है उतनी मुझे भी तो दिखानी पड़ेगी। जी सो जैसा आपने कहा कि आप दोनों की फिल्म है, तो जब फिल्म कोई भी आप बनाते हैं या इसी की बात करते थे बंगाल फाइल्स की, जब स्क्रिप्ट तैयार हो गई और उन्होंने आपसे कहा कि आपको ये रोल निभाना है, तो एक एक्ट्रेस जो है वो सवाल करती है डायरेक्टर से कि ये सीन होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, किस तरह से आप लोग का डिस्कशन होता है? बिल्कुल होता है, लेकिन चूंकि मैं प्रोड्यूसर हूँ फिल्म की तो सबसे पहले जब स्क्रिप्ट आती है तो हम फिल्म की मेरिट्स पे ध्यान देते हैं। एक्ट्रेस का रोल तो बहुत बाद में आता है। पहले फिल्म की मेरिट्स, डीमेरिट्स, स्क्रिप्ट में क्या कमी है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कुछ चीज़ों पर हम अग्री करते हैं, कुछ चीज़ों पर डिसएग्री करते हैं, जो एक क्रिएटिव प्रोसेस होता है कोई भी दो क्रिएटिव लोगों के बीच में। तो वैसे वो एक प्रोसेस से हम जाते हैं और जब एक बार स्क्रिप्ट फाइनलाइज हो जाती है कि फिल्म के हिसाब से ये सही है, उसके बाद जब कैरेक्टर ग्राफ करने लगते हैं तब उसमें कभी कभी दिक्कतें आती हैं कि देखिए फिल्म के हिसाब से ये सीन सही है लेकिन ये कैरेक्टर ग्राफ के हिसाब से ये पॉइंट ए से पॉइंट बी कैसे पहुंची, क्यों पहुंची। तो फिर उसमें कभी कभी या तो हमें उस तरह से उसको अपने कैरेक्टर में ढालना होता है और जो चीज़ें जो व्यक्त नहीं हुई है स्क्रिप्ट में वो हमें अपने एक्टिंग के ज़रिए व्यक्त करनी होती है, या तो फिर कभी कभी सजेशंस मान लिए जाते हैं कि हाँ भाई ये सही नहीं लग रहा है, ये ट्रैवल और स्मूथ होना चाहिए, तो उसके लिए कभी एक आध सीन ऐड किया जाता है या कुछ निकाला जाता है। सो जैसे आपने कहा कि डिस्कशंस होते हैं आप लोगों के, आई बिलीव कि बाकी एक्टर्स के साथ भी सेम तरीके का प्रोसेस विवेक सर का रहता होगा। बिल्कुल। फिर जब फिल्म कंप्लीट हो जाती है और फिल्म में काम करने वाले कुछ एक्टर्स ये आरोप लगाते हैं कि हमें डिसगाइज किया गया, हमको पूरी तरह से सच नहीं बताया गया, हमसे कुछ और काम कराया गया, तो
आपका एक फिल्म निर्माता के तौर पे क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि कि वो एक्टर्स झूठ बोल रहे हैं। ओके, सीधी सी बात है। सो जब भी ऐसे आरोप लगे हैं इस फिल्म के दौरान, आपके जो एक्टर्स उन्होंने लगाए, तो क्या आपने उनसे बात करने की कोशिश किया, उनकी तरफ से कुछ आया कि ये क्यों हुआ, क्योंकि फिल्म अभी रिलीज़ नहीं हुई है? देखिए, जी। सबसे पहले स्टेटमेंट्स जिन्होंने किए हैं जी, वो उन्होंने स्टेटमेंट्स बिल्कुल वैसे के वैसे किए हैं, या मीडिया ने उसको कुछ बढ़ा चढ़ा के हमारे सामने पेश किया है। सबसे पहले तो सवाल ये उठता है, अगर ये बात सच है कि मीडिया ने कुछ उसमें तड़का लगा के छापा है, तो फिर एक्टर का कर्तव्य बनता है कि हमें फ़ोन करे और ये कहे कि इसमें आप प्लीज़ यकीन मत करिए, इससे हमारे पर्सनल रिलेशंस ख़राब होंगे, मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये कहा था। जब सामने से ऐसा कोई फ़ोन आपको नहीं आता, तब आपको पूरी छूट होती है ये मानने की कि हाँ, ये ऐसे वाकई में हुआ था। और मैं समझती हूँ जिस प्रदेश से वो आते हैं वहाँ पे उनका रहना शायद मुश्किल हो जाए, उनके ऊपर शायद दबाव हो, उस दबाव के वजह से उन्होंने कहा होगा। लेकिन एक एक्टर की इंटेग्रिटी इसी में तो दिखती है कि आप फिल्म करने के लिए तब राज़ी हो जाते हैं जब आपको ये समझ में आता है कि मुझे रोल बहुत अच्छा मिलेगा, मैंने जो अमाउंट मांगी है वो मुझे मिलेगी, मुझे इसमें से मैं न्यूज़ में आऊँगा, ये सारी चीज़ें आपको दिखती हैं, तब आप राज़ी हो जाते हैं। और उस प्रोजेक्ट को अपना प्रोजेक्ट समझने की जगह आप उसी के अगेंस्ट बात करते हैं जब, तब एक एक्टर की इंटेग्रिटी नज़र आ जाती है और फिर उस एक्टर की रिस्पेक्ट मन में कम हो जाती है। मैम, अगर मैं बात करूं आपकी, तो आप पहले काफ़ी काम किया था, फिर बीच में एक गैप आया, पर्सनल रीजंस भी हो सकते हैं उसमें और प्रोफेशनल रीजंस भी रहे होंगे, फिर आप दोबारा काम कर रहे हैं। बट इस सेकेंड इनिंग जो हम देखते हैं, इसमें आप एक ख़ास तरह के लोगों के साथ काम कर रही हैं, आपके पति हैं, या फिर आपने अभी तन्वी द ग्रेट में, जो कि बहुत अच्छी फिल्म थी। लेकिन अगर हम देखना चाहें कि आपने इतना हुनर है, क्या इंडस्ट्री आपको उस तरह से यूज़ कर पा रही है, क्योंकि बड़े बैनर्स जो हैं वो आपसे कांटेक्ट करते हैं रोल के लिए? नहीं। क्यों, क्या खास रीज़न आपको समझ में आता है? नहीं, मैंने इसके बारे में सोचने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ उसका उत्तर मिला नहीं, तो फिर मैंने सोचना छोड़ दिया इस विषय में। क्योंकि विवेक मेरे लिए बहुत बेहतरीन रोल्स लिखते हैं, और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि जितने कॉम्प्लेक्स रोल्स विवेक मेरे लिए लिखते हैं वो मुझे बाहर करने को तो मिलेंगे नहीं। तो ठीक है, मेरे अंदर की जो भी क्रिएटिविटी की जो एक तृष्णा होती है, वो यहीं पे हमारी प्रोडक्शन में वो पूरी हो रही है। इससे बेहतर और बात क्या हो सकती है? जब आप अपने प्रोडक्शन के लिए फिल्में बनाते हैं, तो कास्टिंग कैसे होती है? आप लोग खुद कास्ट करते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स के थ्रू आप लोग कास्ट करते हैं? नहीं, कास्टिंग डायरेक्टर्स भी होते हैं, बिल्कुल। कास्टिंग के लिए हम हायर करते हैं लोगों को, लेकिन जो मेन कास्टिंग होती है वो तो स्क्रिप्ट लिखते हुए एक छवियाँ जो आती हैं एक लेखक के दिमाग में, उस तरह से पहले से ही कुछ एक नाम आ जाते हैं सामने, और उनको कास्टिंग डायरेक्टर्स को बताया जाता है कि ये लोग हम चाहते हैं इसमें। अब अगर वो नहीं मिलते तो फिर ठीक है, सेकंड राउंड में फिर आप सजेस्ट करो, ये सब होता है। बट जी हाँ, कास्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जैसे ये फिल्म है बंगाल फाइल्स, इसमें तो देयर आर 65 कैरेक्टर्स इन दिस फिल्म, तो ये तो मुमकिन ही नहीं है हम दोनों को सबको कास्ट करना। तो वी ऑफ कोर्स नीडेड टू हायर अ। बट आप उन लोगों से काफ़ी वेल कनेक्टेड रहते हैं जो आपकी फिल्म के लिए कास्टिंग कर रहे हैं लोग? बिल्कुल, रहना ही पड़ता है। सो मैं कई सारे लोगों को सोशल मीडिया पर फॉलो करता हूँ जो आपके वक्त से काम कर रहे हैं, और उनको देखते हैं तो उनका कहना है कि जो नए कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, दे इवन डोंट नो कि हमने क्या क्या काम किया है ना, और वो बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग भी होता है कि सामने वाले कास्टिंग डायरेक्टर को पता ही नहीं है। बिल्कुल। सो जो इंडस्ट्री का एक ये रवैया है, इसको आप किस तरह से देखते हैं, या फिर आपके साथ के हुए एक्टर्स ने कभी आपको? मुझे तो एक बार वो एक मैसेज आया था कि ऐसी ऐसी कुछ ऑडिशन है, और कुछ सफ़ेद कपड़े या नीले कपड़े में आप आइए, और ये वो, तो मैंने कहा ये ऐसा कैसा मैसेज मुझे भेज दिया। फिर कहा कि दोबारा मैसेज भेजा कि मैम द रोल इज़ वेरी गुड, इट्स द लीड रोल, एंड यू मस्ट नॉट गिव अप दिस अपॉर्चुनिटी। तो मैंने उनको फ़ोन लगाया, मैंने कहा आप किसका रोल है ये? तो कहते हैं कि ये एक ऐसा है, और ये वर्किंग वुमन है, और बहुत कुछ बताया उन्होंने, 3-4 जो लाइनों में जितना बता सकते थे। तो मुझे कुछ थोड़ा सा शक हुआ, मैंने कहा ये मेन रोल है? तो कहते हाँ लीड रोल है। मैंने कहा उम्र क्या है आपकी लीड कैरेक्टर की इसमें?
तो कहते हैं उतनी ही जितनी आपकी है मैम। मैंने कहा कितनी है? तो कहते हैं 27-28 साल। मैंने कहा आपको समझ में भी, आप जानते भी हैं आप किससे बात कर रहे हैं? जी। तो ऐसे बहुत होता है। ये नए नए बच्चे जो आए हैं इंडस्ट्री में उनको कुछ पता नहीं है जी। लेकिन ऑफ कोर्स हम जिन्हें हायर करते हैं वो वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड कास्टिंग डायरेक्टर्स, वेरी रेप्यूटेड, सब आई मीन ऐसे लोगों को हायर करने का सवाल ही नहीं। जी। सो मैम, फिल्म में नमाशी जो है उनका भी एक अहम रोल है और मैंने ट्रेलर लॉन्च के इवेंट्स देखे थे, उनमें ही गॉट वेरी इमोशनल और वो विवेक जी के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू बोल रहे थे, रिगार्ड्स कर रहे थे। शूट के दौरान अगर आपके कुछ सीन्स उनके साथ हों तब, या फिर वैसे आपने कभी नोटिस किया, क्योंकि वो मिथुन दा के बेटे हैं तो दोनों के बीच में कुछ आपने ऐसा नोटिस किया कि हाँ जो लोग नोटिस अभी तक नहीं कर पाए हों उनके बारे में? नमाशी के साथ अनफॉर्चुनेटली मेरे सीन्स नहीं है क्योंकि यंग भारती के सीन्स हैं उसके साथ। ओके। अलग टाइमलाइंस में हैं दोनों। बट नमाशी इज़ अ वेरी स्वीट बॉय, वेरी वेल ब्रॉट अप आई मस्ट से। और जहाँ एक तरफ तो हैं मिथुन चक्रवर्ती का ही बेटा है वो, लेकिन योगिता जी के भी तो कुछ हैं संस्कार उसमें। तो ही इज़ वेरी, आई मीन ऐसे लगता है कि मिथुन दा के स्ट्रक्चर में योगिता जी की आत्मा है। तो बहुत प्यारा लड़का है और बहुत शिद्दत से काम किया उसने और बहुत विवेक को मतलब बिल्कुल सरेंडर कर दिया था कि जैसे जिस तरह से आप कहें जी। और विवेक उसको एम्पावर करते रहते थे कि नहीं ये कैरेक्टर तुम्हारा है, तुम करो इसको। एंड द ओनली थिंग आई थिंक विवेक टोल्ड हिम वाज कि ये फिल्म का विलन ज़रूर होगा लेकिन उसको विलन की तरह नहीं करना है जी। क्योंकि जो हमारे लिए विलन है वो ईस्ट पाकिस्तान के लिए हीरो था जी। तो प्ले हिम लाइक अ हीरो। तो यही एक मेरे ख्याल से सलाह विवेक ने दी थी नमाशी को एंड बहुत बढ़िया काम किया उसने। जी। सो जैसा आपने कहा कि नमाशी का कैरेक्टर ऐसा है जो हमारे लिए विलन है लेकिन ईस्ट पाकिस्तान के लिए वो हीरो है। तो जब कश्मीर फाइल्स आई थी तो उसमें ये बात उठी थी कि हिंदुओं की कहानी थी ज़्यादातर, उसमें मुसलमानों का दर्द उस तरह से पेश नहीं किया गया था। क्या इस फिल्म में आप लोगों ने बैलेंस करने की कोशिश करी है या? सॉरी बट कौन सा दर्द? अब जिन लोगों ने सवाल किए शायद उनसे ये पूछा जाना चाहिए, लेकिन ये रखा गया था कि शायद उनका पक्ष उतने मुझे बताइए कोई भी कश्मीरी मुसलमान क्या वो वादी छोड़ के गया कभी? जी। उसको जाना पड़ा, उसको अपना घर छोड़ना पड़ा। जाना किसको पड़ा? जेनोसाइड किसका हुआ? तो उनकी कहानी अगर हम बता रहे हैं तो उसमें दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू बताने की क्या ज़रूरत है? ओके। और हमने कहा है, पूरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बताया लेकिन हमने मेंशन किया है कि जिसने टेररिज्म के अगेंस्ट आवाज़ उठाई, फिर चाहे वो हिंदू ही नहीं मरे उसमें, मुसलमान, सिख, गुजर सब मरे हैं। ये लास्ट में दर्शन कहते हैं अपनी स्पीच में। और आज तक मुझे एक बात बताइए, इतनी सारी फिल्में हुई हैं ना कश्मीर के ऊपर, कितनी फिल्में आई हैं? काफ़ी कम आई हैं। जिस तरह से आप लोगों ने दिखाया उस तरह से तो नहीं, तो बहुत सारे लोगों ने कश्मीर पे फिल्म बनाई है। हाँ, है ना। उस सब में टेररिस्ट क्यों बनते हैं जी, किस वजह से बनते हैं, कैसे स्टेट उनको उनकी प्रताड़ना करते हैं, इसलिए वो प्रताड़ित हैं इसलिए वो टेररिज्म की तरफ झुकते हैं, ये सब तो उसमें बहुत दिखाया गया। क्या उसमें कभी किसी कश्मीरी पंडित का जिक्र हुआ? तब किसी ने नहीं पूछा कि आपने दूसरी साइड क्यों नहीं दिखाई? हम वेरी क्लियर कि हम जिसकी कहानी जिस तरह से पेश कर रहे हैं उसका, जिसकी कहानी से ज़्यादा हम लोग बहुत गिल्ट रिडन है। हमको बहुत गिल्ट है इस बात का कि हमको बस हिंदुओं की कहानी नहीं बतानी है। इस बात का हमें बहुत गिल्ट है। हम क्यों ना बताएं? क्योंकि आप बहुत लंबे टाइम से काम कर रहे हैं मैम, और आपने पर्सनल तौर पे बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। जैसे आपने कहा कि गिल्ट है, तो इसके एक मेन रीज़न आप सेंटर क्या समझते हैं कि ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें इतना अपीजमेंट से के बोझ तले दबा दिया गया है। जब से हमारा पार्टीशन हुआ है तब से हमने अपीजमेंट पॉलिटिक्स ही देखी है। और हमें कहीं ऐसा लगने लगा है कि अगर हम कहते हैं कि हम हिंदुइज्म के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब है हम इस्लाम के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। ऐसा सबको लगने लगा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों होना चाहिए ऐसा? कौन कहता है कि हमें उनके बारे में रिस्पेक्ट नहीं है या उनसे प्यार नहीं है? हमारे कितने सारे दोस्त हैं जी। अगर मुझे बताइए, मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैं अपनी माँ के बारे में बात करने लगूँ और कहूँ मैं अपनी माँ के बारे में बताना चाहती हूँ, मेरी माँ बहुत खूबसूरत थी, मेरी माँ बहुत
बहुत बढ़िया सिंगर थी, मेरी माँ ऐसी थी, मेरी माँ वैसी थी, मेरी माँ वैसी थी। तो क्या आपको ये इनसिक्योरिटी होगी कि अगर मैं अपनी माँ के बारे में बात कर रही हूँ तो इसका मतलब है मैं आपकी माँ से घृणा करती हूँ? बिल्कुल भी नहीं। ये तो उसका मतलब नहीं निकाला जाएगा। तो अगर हम अपने वे ऑफ लाइफ के बारे में, हमारी त्रासदी के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्यों लोग समझते हैं कि किसी और के अगेंस्ट हैं हम? इट्स नेवर दैट ना, जस्ट बिकॉज यू आर फॉर समथिंग डजंट मीन यू आर अगेंस्ट समथिंग। तो ये लोगों को, ये बहुत मैक्रो लेवल पे लोग देखते हैं, ये चीज़ें समझते नहीं और फिर इन्हीं के वजह से कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती हैं। जी, आई बिलीव कि जो आपका मैसेज है वो लोग तक जाएगा और आखिर कंट्रोवर्सी नहीं जाएगा मैसेज, क्योंकि इसका ट्रैक्शन ही नहीं होगा। देखिए सोशल मीडिया पे सिर्फ नेगेटिविटी फैलती है, नहीं, ऐसा अच्छी नहीं, चीज़ें सब भुला दी जाती हैं। मैंने नोटिस किया है तो काफ़ी चेंज सोशल मीडिया पर भी आ रहा है मैम, और लोग इस तरह की चीज़ों को जो समझाना, जो बोल रहा है वो जो समझाना चाहता है उस तरह से लेने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं लोग, और आप बोलेंगे तो ज़रूर उन तक मैसेज आएगा। चलिए आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं, लेकिन मुझे शक है। अरे नहीं। मैंने मैम एक छोटा सा रैपिड फायर तैयार किया, हम लोगों ने बहुत सारी सीरियस बात करी है। जिन लोगों के साथ आपने काम किया है उनका नाम मैं लूँगा, 5-7 लोग हैं, और आपको जो भी समझ में आता है, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा हो या जो भी आपको पहली चीज़ दिमाग में आती है तो आप वो हमारे साथ शेयर ज़रूर करिएगा। सबसे पहले आपकी फिल्म जो है उन्हीं के साथ शुरू कर देते हैं, मिथुन दा। अमेजिंग स्टार, अमेजिंग एक्टर। अनुपम खेर साहब। सेम। कुछ तो अलग बताइए। अनुपम जी इज ऑल्सो a very interesting person. बट अभी एक अनुपम जी का एक वीडियो वायरल हुआ था जहाँ वो इंटरव्यूज काफ़ी सारे दे रहे हैं, वो आपने देखा है सोशल मीडिया पे अभी? क्या नहीं? ओके, अच्छा, चलिए। क्या है वो? शायद वो इंटरव्यू दे रहे थे और शायद तन्वी द ग्रेट के बारे में ही इंटरव्यू देने गए थे और थोड़ा पर्सनैलिटी बेस्ड इंटरव्यू था, और इंटरव्यूअर ने फिल्म नहीं देखी तो उन्होंने कह दिया था कि आप पहले फिल्म देख कर आइए। नहीं, वो तो फिर अगर वो चढ़ गए तो लाजमी है भाई, मतलब बिना फिल्म देखे हमें भी बहुत सारे सवाल पूछते हैं लोग, हम भी चिढ़ जाते हैं। धर्म जी, ओ माय गॉड, आई थिंक द बेस्ट लुकिंग एक्टर विद द बेस्ट बिल्ट एंड द मोस्ट अंडररेटेड एक्टर ऑफ आवर इंडस्ट्री। जी, ये लोग कई लोग इस बारे में बात करते हैं, इवन बॉक्स ऑफिस के तौर पर भी और एक्टर के तौर पे भी। नहीं, एक्टर के तौर पे, बॉक्स ऑफिस पे तो बहुत चली उनकी फिल्में, वो तो बहुत, ही इज बीन अ सुपरस्टार। बट धर्म जी हैज बीन सच अ मार्वेलस एक्टर ना। कुछ एक फिल्में हैं, प्रतिज्ञा है जैसे, एकदम से मुझे और याद नहीं आ रही, पर मैंने काफ़ी नोटिस की हैं ऐसी फिल्में जिसमें ही हैज़ बीन अमेजिंग, बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। एक शायद उनका क्लिप भी था जहाँ पे वो बोल रहे थे कि 70-80 में मैं इतना ताकतवर था, दमदार था, अगर मैं चाहता तो दूसरे इंसान को 1 इंच भी आगे नहीं निकलने था, बट मैं रेड रेस में नहीं गया। सो आई गेस के वो उनके नेचर में कि ठीक है मैं अपना काम कर रहा हूँ, लोगों को अच्छा लगे, जैसे आप आज तारीफ कर रही हैं और भी लोग तारीफ करते हैं। ही इज़ वेरी स्वीट, और मैंने बचपन में भी काम किया है उनके साथ, बड़े होने के बाद भी मैंने उनके साथ काम किया है, तो बहुत निहायत अच्छे इंसान है वो। नसीर साहब, शॉर्ट टेम्पर्ड, ग्रेट एक्टर बट एक्सट्रीमली शॉर्ट टेम्पर्ड। ओके। जावेद जाफरी। जावेद जाफरी, गुड फ्रेंड first of all, always makes me laugh, and I don't think Javed got his due. But I think because of social media, now he is getting, because कई लोग उनकी तारीफ करते हैं, maybe उनके वो तो because of his following on social media, but फिल्मों में जो काम उन्होंने किया वो अभी उनको करना चाहिए था, जितना उनको मिलना चाहिए था काबिलियत के हिसाब से, उतना नहीं मिला। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप लोग जब नेक्स्ट लिखेंगे तो जावेद सर भी हो सकते हैं? I don't know, we'll see, it depends on what the project is. एंड लास्ट, विवेक अग्निहोत्री, उनके बारे में क्या सोचते हैं पल्लवी जोशी? भाई ये तो बहुत पर्सनल चीज़ है, अब मैं क्या सोचती हूँ उनके बारे में कैमरे पे तो नहीं बताऊंगी। हमने इतनी सारी प्रोफेशनल बातें करी हैं, एक आखिरी एंड तो पर्सनल से होना चाहिए, बट कुछ भी। पति हैं जी, और क्या बता सकती हूँ, मेरे बच्चों के पिता हैं जी। कुछ ऐसी एक बात जो लोग शायद नहीं समझ पा रहे हो जो कि आप समझती हैं? जो लोग जिस तरह से उनको देखते हैं वो वैसे ही हैं। ही इज़ अ फाइटर, ही इज़ अ वॉरियर, ही इज़ fearless, ही इज़ एन अमेजिंग डायरेक्टर, एंड ही इज़ अ वेरी वेरी फन
पर्सन टू बी विथ। Okay. मतलब विवेक के साथ बैठ के जितना मज़ा आता है, जैसे किस्से कहानियाँ बनती हैं, वो मतलब वो अद्भुत होते हैं क्षण जब हम काम के बारे में बात नहीं करते। तो ही इज़ एन एक्सट्रीमली फन पर्सन टू बी विथ, बट नॉट टू मैनी पीपल कैन सी दैट साइड बिकॉज वो बहुत एक पर्सनल साइड है उनका। थैंक यू मैम, हमारे साथ इतनी सारी चीज़ें शेयर करने के लिए और अपने को एक्टर्स जो रहे उनके बारे में इतनी सारी बातें बताने के लिए। एंड आई बिलीव जब फिल्म रिलीज़ होगी तो जो बात आपने कही है कि हम जो कहानी जिस तरह से लोगों तक पहुंचाना तो चाहते हैं, लोग उसी तरह से उसे लेंगे और जो सवाल होते हैं उन्हें पीछे छोड़कर एक इतिहास के पन्ने को देखेंगे जो शायद काफ़ी दिनों तक हमसे दूर रखा गया है। चलिए, मैं भी यही चाहती हूँ। आपने मेरे मन की बात कह दी, तो बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। थैंक यू मैम।